बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में मसला हो तो इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो, आप अपना मसला हल कर सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम तो हैं ही आपकी खिदमत के लिए, आपकी खिदमत करते रहते हैं, बस ये आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। अच्छा, हमें कहा गया है कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड क्या है और आप बताओ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। सो आयोनिक बॉन्ड is a type of chemical bond which is formed by complete transfer of electron. आयोनिक बॉन्ड हमारे पास केमिकल बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम तक। Ionic bond is a type of covalent, a chemical bond, a type of chemical bond which is formed by complete transfer of इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफर से बनता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट रूट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, इस पर Na+ चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। अब क्लोरीन इसका यही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा इसका, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस किया और इसने ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। तो ionic bond is type of covalent bond, a type of chemical bond which is formed by a complete transfer of electron or electrons. This type of bond is called ionic bond. अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएगी और हमारे पास NaCl बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई हमने इसकी डिफिनीशन की। अच्छा, अब अगर एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन, जिस तरह इसी और इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हमारे पास 1.7 से ज़्यादा हो तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में कौन से एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है? तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल्स जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स जो ग्रुप 6 और ग्रुप 7 है। अच्छा, इन दोनों पीरियोडिक टेबल के इन दोनों ग्रुप्स और इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है, तो इनके दरमियान मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस तरह? मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर लेते हैं और पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं और नेगेटिव आयंस बना लेते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं आपको सोडियम क्लोराइड की। सोडियम मेटल है तो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन होगा हमारे पास सोडियम में Na+। सोडियम क्या होगा?
सोडियम और क्लोराइड की हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब सोडियम फॉर्मेशन ऑफ कैटायन करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा और ये कैटायन बना लेगा, इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया। अब फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है, क्लोरीन यही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्लोरीन इसका ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और हमारे पास Cl माइनस आयन बना लेगा। अब पॉजिटिव आयन बन गए हमारे पास, नेगेटिव आयन बन गया हमारे पास। हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। नाउ थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन के नेगेटिव आयन के दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी और हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। So this is the definition of ionic bond and explanation of ionic bond, and this is how sodium chloride react to form ionic bond. अच्छा, question number 2, how can you justify bond strength in polar covalent bond is comparable to that of ionic bond? अच्छा, हमें कहा गया है कि आप इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह दोगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ और आयोनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ की। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताएंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह होगी, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो तो मज़ा ही आ जाएगा। सही है, यह अलग बात है कि हम मेहनत आपके लिए करते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हम मेहनत किस तरह करेंगे, मोटिवेट किस तरह होंगे। अच्छा, हाउ कैन यू जस्टिफाई स्ट्रेंथ, how can you justify the bond strength in polar covalent bond is comparable to that of ionic bond? अच्छा, polar covalent bond ionic bond की पहले मैं आपको डेफिनेशन कर लेता हूँ। polar covalent bond and ionic bond, इन दोनों की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन कर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जो व्हिच इज फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान बनता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इनके दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों इनके दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और 2.2 है आई थिंक, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके करीब होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अब आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या हो गया, इसकी हमने डिफिनेशन कर ली कि इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को देगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, क्लोरीन वही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और हमारे पास Cl माइनस आयन बना लेगा। अब Na+ आयन बन गया हमारे पास और Cl माइनस आयन बन गया। इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये परमानेंट पॉजिटिव एंड परमानेंट नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि आयोनिक बॉन्ड है। अब इनके स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉन्ड आयोनिक होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो हमारे पास बॉन्ड प्रोडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा। इफ difference of electronegativity is greater than 1.7, then the bond will be predominantly ionic. If electronegativity difference
is less than 1.7, then the bond will be predominantly covalent. अच्छा, यहां तक तो आपको समझ आ गई. अच्छा, अब आयोनिक बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? हाई है. देखिए 1.7 से ज्यादा है. सो द आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाई. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होने की वजह से हमारे पास परमानेंट पोल्स बनेंगे. इस पर ये क्या है? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये सोडियम पॉजिटिव आयन है. तो क्या है हमारे पास? जो आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड की खूबी ये है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होने की वजह से इन पर परमानेंट चार्जेस बनेंगे. परमानेंट चार्जेस बनेंगे. अब इन पर परमानेंट चार्जेस बनेंगे तो क्या होगा? जब इन पर परमानेंट चार्जेस बनेंगे तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से आयोनिक bond will be stronger as compared to polar covalent bond. अच्छा देखो, हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा था. हमारे पास परमानेंट चार्जेस नहीं बन रहे थे. इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर था, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज सोडियम के पॉजिटिव चार्ज से कम है, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज से कम है. तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी, जबकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. What type of covalent bond are found between hydrogen, oxygen, nitrogen? Explain their bonding with the dot and cross model. अच्छा, हमें कहा गया है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में किस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर से हमें बताओ. तो देखो, हाइड्रोजन हमारे पास H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सोडियम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ये स्टेबल बनने के लिए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा, जो कि एक नोबल गैस है. तो ये क्या करेगा? ये अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर और इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर. तो ये हमारे पास हो गया स्टेबल. अब हम आते हैं बॉन्ड टाइप पे कि इनमें कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है. तो इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है. इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वी हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा, ऑक्सीजन की तरफ आते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके फर्स्ट शेल में 2 और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके फर्स्ट शेल में 2 और इसके वैलेंस शेल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये स्टेबल तब होगा जब ये इस अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा और ये नोबल गैस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा. तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर कर लेगा. ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हुआ, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये क्या हो गया? इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई. अब इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8.
तो इन दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। इन दोनों ने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक, जो कि एक नोबल गैस है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली और ये स्टेबल हो गए। अच्छा, अब आते हैं बॉन्ड टाइप के दरमियान। इनके दरमियान क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारे पास यहां पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहां पर हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, अब आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के वैलेंस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके फर्स्ट शेल में 2, वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 5 + 3 = 8। तो इसके वैलेंस शेल में ये हो गए, इसका ये हो गया एक नाइट्रोजन, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो मैंने यहां पे ड्रा कर ली। अब ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दूसरे नाइट्रोजन के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इन दोनों के दरमियान 3-3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। तो देखो ये इनकी बॉन्डिंग, ये इनकी बॉन्डिंग है। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब हमारे पास ये इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए और इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब इस तरह की बॉन्डिंग में हमारे पास दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एवरी नाइट्रोजन इज कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने नियोन की कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन इनके दरमियान क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हैं। तो इनके दरमियान क्या हो गई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा के दूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डज कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप आयोनिक कैरेक्टर इन इट, एक्सप्लेन। हमें कहा गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड अपने अंदर आयोनिक कैरेक्टर किस तरह डेवलप करता है। तो देखिए, आयोनिक कैरेक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं ना। तो देखो हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, पहले तो मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करा के दूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ bond which is formed by mutual sharing of electron, mutual sharing of electron। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब जब एटम म्यूचुअल, जब सेम एटम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब डिफरेंट एटम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तब हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड is formed between atoms of different elements। जब कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट्स के दरमियान बनता है तो हम उसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब ज़्यादा हो जाएंगे, इस पर पार्शियल पॉजिटिव पोल बन जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव पोल बन जाएगा। अच्छा, सो इस पर पोल्स बनने की वजह से सोडियम, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड क्या है, Na+ चार्ज बन गया और Cl- चार्ज बन गया। अब इनके दरमियान इस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा है। सो दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिहेव इट लाइक ionic bond. This partial positive and partial negative charge give the covalent bond an ionic character. This partial positive and negative
charge on covalent bond give it ionic character। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयंस इस कोवेलेंट बॉन्ड को आयोनिक कैरेक्टर दे रही हैं। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स हमारे पास क्या किसकी वजह से बन रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ज्यादा होगा उतने हमारे पास परमानेंट पोल्स बनेंगे और उतने हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, अगर electronegativity difference is greater than 1.7, if electronegativity difference is greater than 1.7, then the bond will be ionic. If electronegativity difference is less than 1.7, अगर electronegativity difference 1.7 से less होगा then bond will be covalent। अब अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के दरमियान लेट सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 आ रही है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.2 आ रही है, तो ये 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिस मॉलिक्यूल के दरमियान आ रही है, जिस एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.2 आ रही है, तो ये दे विल हैव ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर, ग्रेटर आयोनिक character as compared to those atoms whose electronegativity is 1। Let's suppose ये AB है, AB के दरमियान बॉन्ड है, तो AB के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और CD के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.2 है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से द CD बॉन्ड विल हैव ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू AB। अभी आपको मेरे ख्याल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास किस तरह आयोनिक कैरेक्टर डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देम। हमें कहा गया है कि आप हमें कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल टाइप्स बताओ और इसकी एक कम से कम एक एग्जांपल दे दो। तो मैं आपको भी एक ही एग्जांपल दे दूंगा, ज़्यादा तंग नहीं करूंगा आपको, लेकिन आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सही है? आओ ना, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर तो हमारा दिल दुखेगा, ठीक है? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन की कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स की अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड तीसरी टाइप है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास तब बनेगा जब दो एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। जब एक एटम अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूट व्हेन bonding atoms contribute only 1 इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्डिंग एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तब हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रही है ये क्या है, ये दोनों बॉन्डिंग एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डिंग एटम इन विच ईच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ईच बॉन्डिंग एटम contribute 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों बॉन्डिंग एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं तब हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको ऑक्सीजन की। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि डबल 2 पेयर बन रहे हैं ना, बॉन्डिंग 2 बॉन्डेड पेयर है। अब ये क्या है, ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है, ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब जिसमें हर बॉन्डिंग एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके दरमियान क्या बन रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। हर नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। ईच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, हमें कहा गया है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी आप एग्जांपल दो। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। Coordinate covalent bond is a type of covalent bond in which the shared pair of electron is contributed by only one bonding atom, जिसमें shared pair of electron सिर्फ एक ही atom डोनेट करता है। in which shared pair of electron is contributed by only one bonding atom, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही स्पीशी एटम या मॉलिक्यूल डोनेट करता है। देखो, इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं आपको, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब हमारे पास बनता है तो एट स्पीशी के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि दूसरी स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। मतलब एक स्पीशी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन स्पीशी हैज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरा स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट होता है। तो जिस एटम के पास, जिस स्पीशी के पास, एटम या मॉलिक्यूल के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको हम कहेंगे डोनर स्पीशी। अगर वो डोनर एटम है तो इसको हम डोनर एटम कहेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो इसको हम डोनर मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो वो उस एटम को एक्सेप्ट करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर स्पीशी।
एक्सेप्टर एटम और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अमोनिया, अमोनिया ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब ये H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा था ना, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनता। इसमें ये एक ही स्पीशी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देती है, तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये हो गया इसका कोवेलेंट बॉन्ड का ये। अब कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, द हेड ऑफ विच इज टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम। तो ये डोनर स्पीशी हो गई, इसके पास एक्सेस, अमोनिया NH3 के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, तो ये डोनर स्पीशी हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ये एक्सेप्टर स्पीशी हो गया। तो ये डोनर स्पीशी हो गया, ये एक्सेप्टर स्पीशी हो गया, इनके दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, द हेड ऑफ व्हिच इज टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इतने बोर ना हो। हाँ, ये पढ़ते रहेंगे साथ साथ, लेकिन अगर आपने वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया ना तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? एक्सप्लेन द मेटालिक बॉन्ड इन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें कहा गया है कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, आप डायग्राम के जरिए हमें मेटालिक बॉन्ड एक्सप्लेन करवा के दो। तो देखो, मेटालिक बॉन्ड इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एटम इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड क्या है? तो देखो, मेटालिक बॉन्ड is a type of chemical bond which is formed by the force of attraction between the C of free valence electron, the force of attraction between C of free valence electrons, free valence electron and positive ions of metal atom is called metallic bond. मेटालिक बॉन्ड हमारे पास वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है जो एक इलेक्ट्रॉन के समंदर के दरमियान और पॉजिटिव आयन, जो मेटल एटम का पॉजिटिव आयन बन रहा है, ये लेट सपोज ये एक सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव आयन है मेटल एटम का। अब ये पॉजिटिव आयन इन नेगेटिव चार्ज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, इसको हम बेसिकली कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। एग्जांपल से डायग्रामेटिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉपर मेटल है, सही है, ये हमारे पास मेटल है। देखो Cu Cu Cu। अच्छा, ये मैंने एक कॉपर, ये हमारे पास एक कॉपर मेटल है जिसमें कॉपर एटम्स मौजूद हैं। मेटल है ये, इनके ये मेटल में ये कॉपर एटम्स हैं। तो देखो, जो एटम्स हो, मेटल्स होते हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नॉट टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। एटम्स का, मेटल्स का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, मेटल्स का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये इजीली लॉस कर सकते हैं। अब ये एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकते हैं, तो ये एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर लेंगे। अच्छा,
the valence electron of metals are weakly bonded to the atom, so they get free from the metal atom. ये इस metal atom से free हो गए, अब ये इनसे free हो गए. अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन मेटल एटम से फ्री हो गए. ये फ्री होने की वजह से अब ये किसी एक एटम से ताल्लुक नहीं रखते. They do not belong to any individual atom, but they belong to all the atoms present in the structure. अब ये किसी एक एटम से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि ये एटम अब ये इलेक्ट्रॉन हर सब एटम्स के हैं. अब ये जो CO फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक एटम का नहीं है, अब ये सब एटम के साथ ताल्लुक रखते हैं. So they are loosely bonded, they get free from the atoms and they form C. Electrons are loosely bonded. Electrons हमारे पास क्या होते हैं? Loosely bonded होते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं? Loosely bonded हो जाते हैं, तो ये एटम से फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं. अच्छा, जब ये आज़ाद हो जाते हैं दे फॉर्म अ सी. दिस फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर बना लेते हैं. अब इन सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एटम्स, जो हमारे पास मेटल एटम के पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी इनको हम बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं. अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो कॉपर पर प्लस चार्ज आएगा ना, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव आयन बन गया, पॉजिटिव आयन. अब इन सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम बेसिकली कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग. अच्छा, आई होप आपको मेटालिक बॉन्डिंग की समझ आ गई होगी. इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एटम इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक्सप्लेन हाउ दीज फोर्सेज अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड. अच्छा, हमें कहा गया है कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन करो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आती हैं. तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स है. ये डाइपोल डाइपोल फोर्स की तरह है, लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन्वॉल्व हैं. इसकी डिफिनीशन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा. अच्छा, अगर इसकी हम डिफिनीशन करें तो दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड नियर बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाई पार्शियल positive hydrogen atom and nearby high electronegative atom with lone pair of electrons is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, हाई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, उनके दरमियान और इनके करीब जो नियर बाय, इनके करीब जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन के दरमियान और इस तरह के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको हम बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है. तो देखो, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर. इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड हो गया, ये हाइड्रोजन इसका पार्शियल. अब ये ऑक्सीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा है. अब इसके करीब जो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है? ये भी पार्शियल पॉजिटिव है.
और ये इसका पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एंड हो गया, अब ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इनके दरमियान, इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान एंड नियर बाय हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो forces of attraction है, this is called hydrogen bonding and hydrogen bonding is represented by dots. हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स की तरह है, लेकिन ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डाइपोल डाइपोल फोर्स से स्ट्रोंगर है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब इसके स्ट्रेंथ की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट करता है। किस तरह? दे विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इफेक्ट करता है, दे विल हैव हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड boiling point as compared to those molecules who have dipole dipole forces. अल्कोहल जो हमारे पास है, अल्कोहल जो हमारे पास है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल में कम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर है। तो ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अच्छा, ये बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को तो इफेक्ट करता है, लेकिन ये डेंसिटी को भी इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट द डेंसिटी। जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर उनको हम फ्रीज करें, अगर इनको हम फ्रीज करें तो मतलब इनके मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं, दे मॉलिक्यूल असेंबल विद ईच अदर, असेंबल विद ईच अदर। जिस तरह असेंबली में आप खड़े होते हो कतारों में एक प्रॉपर पैटर्न के साथ, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन मॉलिक्यूल में होती है, अगर इसको आप फ्रीज करो तो इनमें मॉलिक्यूल की असेंबलेंस हो जाती है। जब मॉलिक्यूल की असेंबलेंस हो जाती है, मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप असेंबली में खड़े हो कतारों में तो आप ज़्यादा दिखते हो, लेकिन अगर आप जमघट्टा बना लो और करीब एक दूसरे में घुस जाओ ना, सही है, तो अगर आप एक हुजूम बना लो, इर्रेगुलर पैटर्न में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ तो आप कम दिखोगे, लेकिन अगर आप लाइंस में खड़े हो जाओ तो आप ज़्यादा दिखोगे। जब हाइड्रोजन, अब जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस मॉलिक्यूल्स में होती है, जब इनको हम फ्रीज करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल असेंबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इनके मॉलिक्यूल के असेंबलेंस होने की वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है और इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। किस तरह? देखो, वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आइस की जो डेंसिटी है ये भी यही है, लेकिन फ्रीज वाटर है, इसकी डेंसिटी है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी आइस की ये डेंसिटी वाटर से क्या है? वाटर से ज़्यादा है। आइस की ये डेंसिटी, अब आइस की ये डेंसिटी वाटर से कम है। सो आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से आइस फ्लोट ऑन वाटर। अच्छा, हमने कहा कि जब मॉलिक्यूल असेंबल हो जाते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो डेंसिटी इज बेसिकली मास इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल असेंबल हो जाते हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। जो जब इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, सो दैट इज व्हाई द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? कंपेयर दीज फोर्सेस विद द केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस विद रेफरेंस ऑफ HCl मॉलिक्यूल। अच्छा, हमें कहा गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आप डिफिनीशन करो और आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग के साथ कंपेयर करो। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केमिकल बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप कंपेयर करो। तो इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्सेस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया आपके लिए, सही है। आप ज़हीन लोग हो, आपको याद हो जाएगा। अब आपने सब्सक्राइब भी किया है, बेल आइकन भी दबाया है, तो इसलिए हम आपके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि आप ज़हीन लोग हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप नालायक हो। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास इसमें कहा गया है, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे के पास क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of substance। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। और केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली द फोर्स विच होल्ड द एटम इन अ मॉलिक्यूल। फोर्स विच होल्ड द एटम इन मॉलिक्यूल। वो फोर्स जो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखते हैं। HCl हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो अब जो फोर्सेस हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सही है। इसका पार्शियल पॉजिटिव है, इसका पार्शियल नेगेटिव एन है। ये इनके दरमियान है केमिकल बॉन्ड। फोर्सेस विच होल्ड द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब ये इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग हो गई। अब लेट सपोज ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये इसका पार्शियल नेगेटिव एन हो गया, पार्शियल पॉजिटिव एन हो गया, ये इसका पार्शियल पॉजिटिव एन हो गया, और ये इसका पार्शियल नेगेटिव एन हो गया। ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल हुआ। इस तरह ये हमारे पास तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन है। ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल हो। अब वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इस मॉलिक्यूल के दरमियान, मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है? ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। अब इस पार्शियल पॉजिटिव क्लोरीन और इस पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन और इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनके मॉलिक्यूल के दरमियान, ये क्या है? ये हमारे पास ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास वो फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखती हैं, जबकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। अब हमें कहा गया है कि HCl मॉलिक्यूल का हवाला दे और आप हमें बताएं कि केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो देखो, 1 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान 1 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल के दरमियान 1 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल जो है, इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर हम तोड़ें, अगर इनके दरमियान हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तोड़ें तो हमें 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम 17 किलो जूल एनर्जी 1 मोल ऑफ HCl को दें तो इनके दरमियान ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाएगी। अब अगर इनके दरमियान हम केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ें, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ें, तो 1 मोल ऑफ HCl के केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी डिफरेंस से हमें पता चलता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, इट इज वेरी मच स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू intermolecular force. So the end result is the chemical bonding is stronger as compared to intermolecular force. Question number 10. What is chemical bond and why atoms form chemical bond? Chemical bond हमारे पास क्या है और atoms हमारे पास chemical bond क्यों बनाते हैं? तो chemical bond की हमने definition की कि it is a force of attraction which holds atoms in substance.
force of attraction which hold atoms in substance is called chemical bond. अच्छा, अब हमें कहा गया है कि एटम्स हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? Why atom form chemical bond? So the simple answer to this question is atom wants to form chemical bond to get stability. To get stability, atom make chemical bond. अच्छा, अब अगर इसकी और डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम करें तो देखो, यूनिवर्स में एवरी सिस्टम वांट्स स्टेबिलिटी. एवरी सिस्टम वांट्स स्टेबिलिटी. हर सिस्टम यूनिवर्स में स्टेबल होने की कोशिश करता है. जिस तरह वाटर हमारे पास हाई लेवल से लो लेवल पर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, इन सच वे एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं. एटम स्टेबिलिटी किस तरह हासिल करेंगे? एटम स्टेबिलिटी तब हासिल करेंगे जब ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर ले. एटम्स विल गेट स्टेबिलिटी व्हेन दे कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल बाय 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स. जब ये नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये हासिल कर लें, तब एटम्स हमारे पास स्टेबल हो जाएंगे. एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और एटम स्टेबल तब होंगे जब ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें. ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हासिल करेंगे? तो देखो, ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हासिल कर देंगे कि या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, या ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. They will get the noble gases electronic configuration by gaining, losing और sharing electron. So केमिकल बॉन्ड की हमने डिफिनीशन की. फिर एटम हमारे पास केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं. एटम्स हमारे पास स्टेबल तब होंगे जब वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें. और ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हासिल करेंगे? ये या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या लॉस करेंगे, या ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. अच्छा, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या है? Why does atom always struggle to attain nearest noble gases electronic configuration? हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या है. What is ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल क्या है, और एटम हमारे पास क्यों नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं? तो ऑक्टेट रूल की अगर हम डिफिनीशन करें तो अटेनिंग of 8 electrons in valence shell is called octet rule. जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है, तब इसे हम कहते हैं कि इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया. सो वी कैन डिफाइन ऑक्टेट रूल इज द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करता है, 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तब इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल. तमाम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि ऑल नोबल गैसेस have 8 electrons in their valence shell. तमाम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अच्छा, why do atom want to attain a nearest noble gases electronic configuration? अब हर एटम अपने करीबी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हासिल करना चाहता है, क्यों उस तरह के इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है? तो देखो, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनके वैलेंस शेल में कोई खाली जगह नहीं होती. नोबल गैसेस डू नॉट हैव वैकेंट spaces
in their valence shell, इनके वैलेंस शेल में कोई खाली जगह नहीं होती। इस वजह से ये ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इस वजह से ये स्टेबल होते हैं क्योंकि दे डोंट हैव एनी वैकेंट स्पेस। अच्छा, नोबल जो अदर एटम्स हैं वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसलिए हासिल करते हैं, दे डोंट हैव वैकेंट स्पेसेस एंड दे आर स्टेबल। इस तरह हमने पढ़ा कि हर एटम स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। इवन हर एटम नहीं, सिस्टम यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है। एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी। सो एटम, हमारे पास एटम्स नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। एंड नोबल गैसेस आर स्टेबल, सो दैट इज व्हाई एटम वांट्स टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन टू गेट स्टेबिलिटी। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। हमने इस चैप्टर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज वीडियो किए हुए हैं। अगर आपको इस चैप्टर में या 9th क्लास के किसी भी चैप्टर में मसला हो तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं। हम आपकी खिदमत के लिए हैं, आपके लिए इतनी आसान अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है, तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हमें अपनी दुआओं में याद रखो, बस इतना ही चाहिए, हमें दुआओं में याद रखो। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दिलों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।